हेलो एंड वेलकम टू परीक्षा 247। आज की क्लास में हम लोग बिहार में जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड बिहार के एग्जाम्स में या फिर बिहार में जो पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए यहाँ पर दो चीजें आपको पता होना जरूरी है। पहली एक ये कि बिहार पीसीएस की बात करें तो बिहार पीसीएस में लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस जो हैं वो इकोनॉमी वाले क्वेश्चन पोर्शन से आते हैं, ठीक है। और इसमें भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो करंट ओरिएंटेड होते हैं, है ना। अगर वो आपने इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट पढ़ लिया, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लिया, साथ में ही जो बिहार का है, बिहार का बजट और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, ये चार चीजें अगर आपने कर ली तो 5 से 6 क्वेश्चंस यहीं से हो जाते हैं। प्लस 5 से 6 क्वेश्चंस जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं, ठीक। तो हम लोग जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बिहार पीसीएस में उनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे अगर इस पर्टिकुलर पोर्शन से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको इजीली कर सकें, है ना। और दूसरी चीज ये है कि जो भी क्वेश्चंस हैं, मतलब पीवाईक्यू में जो भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, मान लीजिए वो क्वेश्चन आज से 2 साल पहले एग्जाम में पूछा गया है या फिर 3 साल पहले पूछा गया है, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो डेटा है वो 3 साल पहले का पूछा गया था, तो उसको यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है ना। एग्जाम्पल के लिए आप अगर ले लें कि मान लीजिए 2022 में क्वेश्चन आता है कि एजुकेशन के लिए बिहार में कितना पैसा एलोकेट किया गया है ना, तो उस चीज को 2026 के अकॉर्डिंग अपडेट कर दिया गया है, क्वेश्चन में भी और आंसर्स में भी, है ना। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे वो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो जाएंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रूल ऑफ ओरिजिन, है ना। तो रूल ऑफ ओरिजिन के बारे में पूछा है। रूल ऑफ ओरिजिन क्या होता है? इससे बेसिकली ये एस्टेब्लिश किया जाता है कि एक पर्टिकुलर गुड जो है वो किस कंट्री में बना है ना, किस कंट्री में उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है या फिर किस कंट्री से वो ओरिजिनेट हो रहा होता है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन है आपका कि रूल ऑफ ओरिजिन आर द क्राइटेरिया नीडेड टू डिटरमाइन द नेशनल सोर्स ऑफ अ प्रोडक्ट, है ना। तो किस पर्टिकुलर नेशन से वो प्रोडक्ट आ रहा है ना, वो इस चीज के लिए मतलब एक हिसाब से रूल ऑफ ओरिजिन जो है इस चीज का क्राइटेरिया है। तो ये चीज एकदम आपकी सही है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन हेल्प्स द कस्टम्स एजेंसीज टू नो व्हाट रेगुलेशंस एंड फीस अप्लाई टू गिव अ प्रोडक्ट, है ना। तो देखिए बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर उन लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए साइन किया होता है ना, तो एक दूसरे पे जो है टैक्स नहीं लगाते हैं। और बहुत सारी कंट्रीज होती हैं जैसे यूएसए जो है, ठीक है, यूएसए जो है वो चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे जो है टैरिफ लगाता है ना। तो जो चीज चाइना से यूएसए में एक्सपोर्ट हो रही होंगी उस पे टैरिफ जो होगा वो एक्स होगा, है ना। साथ में कुछ चीजें जो हैं जो इजराइल से एक्सपोर्ट हो रही होंगी यूएसए में उस पे हो सकता है कि एक्स माइनस वाई है वो, है ना, कि चाइना से कम वहां पर टैरिफ लग रहा हो। तो ऐसे ही एक हिसाब से किस कंट्री से वो प्रोडक्ट आ रहा है, बहुत सारी फीस रेगुलेशंस उस पर्टिकुलर कंट्री के अकॉर्डिंग गवर्न होती हैं, है ना। तो आप ऑप्शन जो सेकंड है वो भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उसका थर्ड ऑप्शन है कि दीज आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो बिल्कुल ये ट्रेड स्टैटिस्टिक्स के लिए बिल्कुल यूज होता है ना। तो रूल ऑफ ओरिजिन जो है वो ट्रेड स्टैटिस्टिक्स के लिए यूज होता है, तो आपका ऑप्शन सी भी सही है। उसका लास्ट ऑप्शन है कि देयर इंपॉर्टेंस इज डेराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट that duties and restrictions in several cases depend upon the source of import। बिल्कुल सही बात, वही हम लोगों ने डिस्कस किया है कि यूएसए और चाइना के केस में जो रूल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, यूएसए और इजराइल के केस में रूल्स जो होंगे डिफरेंट होंगे, है ना। तो ये ऑप्शन भी आपका जो है करेक्ट है। इसकी वजह से आपका जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। कि जितने भी यहाँ पे चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट है ना। यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि ऊपर के चारों स्टेटमेंट जो हैं वो आपके करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि what should be the consistent GDP growth rate for India to become 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2028-29, है ना। तो इंडिया की जो जीडीपी है ना, जो कि अभी के जो टर्म है इसमें 4 ट्रिलियन के आसपास है ना। तो उसको एक हिसाब से 5 ट्रिलियन बनने में, है ना, कितना
जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो होना चाहिए, जिससे 2029 तक जो हमारा टारगेट है कि हमारी जो इंडिया की जीडीपी है उसको 5 ट्रिलियन बनाना है, तो वो कौन सा कितने परसेंट एवरेज से एक हिसाब से कंसिस्टेंट इंडिया को ग्रोथ करना पड़ेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है वो आपका लगभग 10 से 12% एनुअली इंडिया को कंसिस्टेंट जो है ग्रोथ शो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो इंडिया की इकोनॉमी है 2029 तक जो है 5 ट्रिलियन की हो जाए, है ना। एक चीज और आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि पहले जो ये 5 ट्रिलियन का टारगेट है ये हमारा 2022 का था, है ना, कि 2022 तक इंडिया को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना है। बट फिर क्या होता है कि कोविड आ जाता है, कोविड की वजह से जो टारगेट है इसको गवर्नमेंट मीट नहीं कर पाती है और इसको एक हिसाब से आगे कर दिया जाता है ना। जीडीपी क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी होता है कि ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन कंट्रीज जोग्राफिक बॉर्डर विद इन अ ईयर, है ना। तो किसी भी कंट्री के जो जोग्राफिक बॉर्डर है, मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया के बॉर्डर के अंदर जितनी भी गुड्स सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, जो कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हुई है ना, जिसका प्रोडक्शन हुआ है उसको जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ये भी पता होना चाहिए, यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि 10 से 12% एनुअल ग्रोथ रेट, है ना। दुनिया की 5 टॉप मोस्ट इकोनॉमीज कौन कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर आता है यूएसए, है ना। यूएसए की जो इकोनॉमी है लगभग 32 ट्रिलियन की है ना, 32 ट्रिलियन डॉलर्स की है इकोनॉमी। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पर आता है यूएसए के बाद चाइना। चाइना की इकोनॉमी लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर की है। सिमिलरली तीसरे नंबर पर आता है जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी की इकोनॉमी और चाइना की इकोनॉमी बहुत बड़ा गैप आ जाती है। जर्मनी की इकोनॉमी 5.45 ट्रिलियन डॉलर है। उसके बाद फिर 4 नंबर पे आता है जापान। जापान की इकोनॉमी जो है वो 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। और 5th नंबर पर आता है यूके, है ना। यूके की इकोनॉमी आज के टाइम में 4.2 ट्रिलियन डॉलर है। और 6 नंबर पर आता है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, इंडिया की आज के टाइम पे इकोनॉमी 4.15 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है, एक टाइम पे था जब इंडिया ने यूके और जापान को सरपास करके इंडिया एक हिसाब से इस पर्टिकुलर 4th पोजीशन पे आ गया था। बट फिर से जो ये यूएसए ने बहुत सारे टैरिफ वगैरह लगाए या फिर वेस्ट एशिया में जो भी प्रॉब्लम्स हुई, जिसके तहत जो डॉलर की वैल्यू है एक हिसाब से बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हुई है, तो उसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी जो है वो 4th पॉइंट से घट के फिर से 6th स्पॉट पे आ गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो दुनिया की टॉप इकोनॉमीज कौन है और इंडिया का कौन सा रैंक आता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखिए कि अभी जो निर्मला सीतारमन जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हमारी हो जाएगी 2029 तक, है ना, जो प्रोजेक्शन आईएमएफ के द्वारा भी किया गया है। उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इंडिया इज कॉल्ड एन अंडर डेवलप्ड कंट्री ड्यू टू इट्स। ठीक है, तो इंडिया को एक हिसाब से अंडर डेवलप्ड की जगह अगर इन्होंने डेवलपिंग लिखा होता तो ज्यादा सही होता। ठीक है, डेवलपिंग होगा। इंडिया को डेवलपिंग इकोनॉमी बोला जाता है, क्यों, उसके पीछे रीजंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि रीजंस फॉर द नीड फॉर प्लानिंग, है ना। तो इसमें प्लानिंग के कुछ नीड है, उसकी वजह से इंडिया को डेवलपिंग इकोनॉमी बोला जाता है, तो ये ऑप्शन जो है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा है कि रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो बिल्कुल सही बात है। इंडिया या फिर जो भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं या फिर जो भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, वहां पर एक पैटर्न देखा जाता है कि वहां की जो पॉपुलेशन होती है उसमें बहुत रैपिड ग्रोथ देखा जाता है। नेक्स्ट है कि ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, वहां का जो प्राइमरी सेक्टर है उस पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो होती है वो डिपेंडेंट होती है। सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर उतना ज्यादा डेवलप नहीं होता है। तो आज के टाइम में भी इंडिया की लगभग 45% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज्ड है ना। और एग्रीकल्चर मतलब एक हिसाब से उतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देता है, बट उसमें डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट होता है। लोग एक हिसाब से क्या होता है कि उनको कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा होता है और एक पर्टिकुलर लैंड पे अगर 2 लोगों को काम करना होता है, 2 लोगों से काम अगर चल जाता है, फिर भी वहां पे 4 लोग काम कर रहे होते हैं, है ना। तो एक हिसाब से ओवर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है ना।
उसके बाद फिर अगला ऑप्शन है कि बिकॉज ऑफ द स्लो पेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अभी हम लोगों ने ये चीज डिस्कस किया कि डेवलपिंग कंट्रीज जो भी होती हैं, फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, वहाँ का इंडस्ट्रियल सेक्टर उतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता है। इस वजह से जो भी लोग होते हैं वहाँ के कंट्री के, वो ज्यादातर डिपेंडेंट होते हैं एग्रीकल्चर पे, है ना। तो जो लास्ट ऑप्शन है ये भी आपका सही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 4, है ना। यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया हैज बीन हिंडर्ड मेनली बाय, है ना। तो इंडिया की इकोनॉमी जो है उसके ग्रोथ को किस पर्टिकुलर रीजंस की वजह से हिंडर होता है ना, स्लो होता है। तो आप यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे। पहला ऑप्शन है आपका कि ड्यू टू एन इनएफिशिएंट एग्रीकल्चरल सिस्टम। इनएफिशिएंट एग्रीकल्चरल सिस्टम का मतलब होता है कि एक हिसाब से प्रोडक्टिविटी जो है वो लो है ना। तो प्रोडक्टिविटी लो है, तो ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। जैसे आप एक हिसाब से अगर डेटा देखें तो इंडिया में मान लीजिए एग्जांपल आप एप्पल का ले लें, है ना। एप्पल अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया के नदर्न पार्ट में जो एप्पल होता है, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इस वाले रीजन में, तो 1 हेक्टेयर में लगभग 12 मीट्रिक टन जो है एप्पल होता है, एप्पल का प्रोडक्शन होता है। यही अगर आप यूरोप की बात करें तो यूरोप में जो ये नंबर है लगभग 40 मीट्रिक टन के आसपास पहुंच जाता है ना। तो एक हिसाब से देखिए लगभग 4 टाइम्स यहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है यूरोप में इंडिया के कंपैरिजन में। उसके बाद फिर आप सेकंड ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे ड्यू टू एन अनरेगुलेटेड सिस्टम, है ना। तो बिल्कुल इंडिया में बहुत बड़ा ऐसा सेक्टर है जो अनरेगुलेटेड है। अनरेगुलेटेड का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलरली वहां पर जो एम्प्लॉयमेंट होगा, है ना, वो एक हिसाब से गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट नहीं किया गया होगा, रजिस्टर्ड नहीं होगा, रेगुलर वो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे होंगे, है ना। और जो भी लेबर लॉज होते हैं उनको कंप्लाई नहीं कर रहे होंगे। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी हिंडर करती है। उसका ड्यू टू वेस्टर्न सोशल एटीट्यूड, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन में 1 एंड 2 जो है ये तो कहीं नहीं दिया हुआ है, इस वजह से इसको भी करेक्ट मानेंगे कि ऑप्शन जो डी है वहां पर ऑल ऑफ द अबव है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी आप करेक्ट मानेंगे। पहले वाले दोनों ऑप्शंस के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया ही। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, है ना। यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इट विल बी ट्रू टू क्लासिफाई इंडिया एज, है ना। तो इंडिया को कैसे आप क्लासिफाई करेंगे। पहला ऑप्शन है अ फूड डेफिसिट इकोनॉमी। तो नहीं, इंडिया के पास तो बहुत मतलब एक हिसाब से सरप्लस फूड है, क्योंकि हम बहुत सारी कंट्रीज को फूड जो है वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। दूसरा है अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी। तो ये चीज एकदम सही है कि इंडिया में हमारी जो बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन का जो पोर्शन है वो यूथ है ना, जो कि वर्किंग एज पॉपुलेशन के ग्रुप में आता है ना। तो इंडिया जो है एक लेबर सरप्लस इकोनॉमी है। आपने देखा होगा कि इंडिया के बहुत सारे लोग जो हैं वो फॉरेन में काम करने जाते हैं, है ना। वो तब हो पाता है जब हमारे यहाँ लेबर सरप्लस है ना। जैसे यूएसए जैसी कंट्रीज हैं, वहां पे दुनिया भर के लोग काम करने के लिए आते हैं। तो यूएसए जो है वो सरप्लस लेबर सरप्लस इकोनॉमी नहीं है ना। वहां पर लेबर इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इस वजह से आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी है इंडिया। उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स डेवलपमेंट रिपोर्ट द पोजीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इज, है ना। तो इंडिया में जो वर्ल्ड में इंडिया की इकोनॉमी है वो कौन सी है। यहाँ पर ये गलत लिख गया है, जो लास्ट ऑप्शन है आप इसको 6th कर लेंगे। अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि इंडिया जो है ग्लोबली 6th रैंक पे आता है, ठीक है। तो टॉप 5 इकोनॉमीज कौन सी हैं। पहले नंबर पर है यूएसए, दूसरे पर आता है चाइना, है ना, तीसरे पर आता है जर्मनी, चौथे पर आता है जापान, पांचवे पर आता है यूके, और 6th पर आता है हमारा इंडिया, है ना। तो इंडिया की ग्लोबली इकोनॉमी के टर्म में जो है वो 6th रैंक है। और टोटल अभी हमारी जो जीडीपी है वो लगभग 4.15 ट्रिलियन डॉलर की है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 6th लार्जेस्ट है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इन विच बजट डिड फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस द लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम किस पर्टिकुलर बजट में
फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा लाया गया था, अनाउंस किया गया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1991-92 का टाइम था जब हमारे यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, ठीक है, जिसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जब हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व था वो ऑलमोस्ट एकदम बिल्कुल एंड हो चुका था। ठीक है, तो उसके जस्ट बाद वाला जो फाइनेंशियल ईयर था वो जो कि था 1992-1993। ठीक है, तो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने हमारे यहाँ इंडिया के, और 2 बार उन्होंने 2 टर्म यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहे। ठीक है, और उसके बाद फिर ये फाइनेंस मिनिस्टर से, और उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो पीवी नरसिम्हा राव जी जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि जो लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था, ठीक है, उसका अनाउंसमेंट यूनियन बजट 1992-1993 में हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और प्राइम मिनिस्टर पीबी नरसिम्हा राव जी थे। ठीक है, आप इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि द एम ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 वाज। ठीक है, तो 1991 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसका एम क्या था। ठीक है, तो 1991 वाला जो टाइम था, इसमें जो इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया था उसको हम लोग देख पढ़ते हैं कि एलपीजी रिफॉर्म्स, है ना। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो एक हिसाब से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो ग्लोबलाइजेशन है, इसका मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट के कंट्रोल को कम करना है ना, और प्राइवेट जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाना, इसको बोलते हैं समराइज में एक हिसाब से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो यहां पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव होगा। उसके बाद फिर 9th क्वेश्चन है कि विच सेक्टर इन इंडिया हैज बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा एक हिसाब से बेनिफिट हुआ है जिसे, तो सर्विस सेक्टर जो है, ठीक है, इसको सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है। रीजन बीइंग कि हमारे यहाँ पे जो आईटी बूम हुआ है ना, आईटी या फिर आप कह सकते हैं बीपीओ, है ना, तो आईटी और बीपीओ की वजह से जो बूम हुआ है इकोनॉमी में, जिसकी वजह से जो सर्विस सेक्टर है सबसे ज्यादा इसको ग्रोथ रेट देखने को मिला है। ठीक है, तो मेनली जो बेनिफिट सबसे ज्यादा हुआ है एलपीजी रिफॉर्म्स की वजह से वो सर्विस सेक्टर को हुआ है। यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं।